नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। छुई बातों का फंचा उठाए हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। Supported by Mukteshwar Himalayan Resort and Pitharakar Group of Institutions. Mukteshwar Himalayan Resort, close to nature, come and relax. हर एक शायर खुसरो है, हर लेखक इब्ने बतूता है। संसाधन पर कब्जा उतना जितना जिसका बूता है। पूजा और नमाज की खातिर मंदिर और मसीदी हैं, जनता को समझावे खातिर मेकाले का जूता है। सुभाष तराण जी की ये पंक्तियां उत्तराखंड के संदर्भ में अतिरिक्त प्रासंगिक बन पड़ती हैं। अपने अपने बूते अनुसार संसाधनों को घूल जाने का चलन हो या फिर आम जनता को कभी मंदिर और कभी मस्जिद की बहस से बुथियाने की प्रथा और बाकी समय मिकाले के जूते से नियंत्रित करने की कार्यशैली, सभी में उत्तराखंड सरकार च्वां-च्वां है। बल्कि वो मैकाले के जूते का नाप भी ऊपर नीचे करने में माहिर हो चुकी है, जैसे उसने हाल ही में पंचायत चुनावों को लेकर किया। कमाल देखिए कि उत्तराखंड हाईकोर्ट में मामला लंबित था। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था, फिर भी सरकार ने चुनावों की अधिसूचना जारी कर दी और प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई। अब ये कीर्तिमान भी उत्तराखंड के ही बरमंड पर दर्ज हो चुका है कि आचार संहिता लागू होने के बाद कोर्ट ने चुनावों पर ही रोक लगा दी है। उत्तराखंड में पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल ही समाप्त हो चुका था। तब से ही ताड़ी मारते हुए पंचायतों को कभी प्रशासकों के जरिए तो कभी सीधा भगवान भरोसे घगोड़ा जा रहा है। इतना समय बीत जाने के बाद भी हमारी धाकड़ सरकार ये तय नहीं कर पाई कि पंचायतों में आरक्षण के स्पष्ट नियम कैसे हों। फिर बीती 9 जून को सरकार एक आदेश के जरिए नई नियमावली लागू करती है और इसके 2 दिन बाद ही यानी 11 जून को एक और परिपत्र जारी हो जाता है। घोषणा हो जाती है कि आरक्षण रोस्टर को शून्य करते हुए इस साल से नया रोटेशन लागू किया जाएगा। ऐसे में कई लोग हाईकोर्ट पहुंचते हैं और वाजिब सवाल उठाते हैं कि पिछली 3 बारी से उनकी सीट आरक्षित थी, जिसे रोस्टर के हिसाब से अब सामान्य हो जाना चाहिए, लेकिन रोस्टर को शून्य करते हुए लगातार चौथी बार भी उनकी सीट आरक्षित कर दी गई, तो उनके चुनाव लड़ने के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। कोर्ट इन याचिकाओं पर सरकार से जवाब मांगती है तो सरकार जनता की ही तरह कोर्ट को भी बुथियाने लगती है और चुनावों की अधिसूचना जारी करते हुए मुनादी लगा दी जाती है कि हरिद्वार को छोड़ बाकी 12 जिलों में पंचायत चुनाव 2 चरणों में पूरे किए जाएंगे, जिसके लिए 10 और 15 जुलाई को वोटिंग होगी। इस चुनावी कार्यक्रम पर भी सवाल थे कि पूरे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन का नारा देने वाले उत्तराखंड जैसे छोटे से प्रदेश के पंचायत चुनाव भी 2 चरणों में करवा रहे हैं। लेकिन इससे बड़े सवाल आरक्षण को लेकर उठ रहे थे, जिसके चलते हाईकोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दाखिल हुई। इन्हीं में से एक याचिका, जिसे बागेश्वर के रहने वाले गणेश दत्त कांडपाल ने दाखिल किया था, इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चुनावों पर रोक लगा दी है। चुनावी प्रक्रिया पर एक बड़ा सवाल यह भी था कि सरकार ने सिर्फ एक शासनादेश के जरिए ही प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया, जबकि पंचायत राज अधिनियम के अनुसार कोई भी नियम विधानसभा से पारित होना अनिवार्य है, उसके बाद ही वो नियम गजट नोटिफिकेशन में आ सकता है। इसलिए आशंका ये भी है कि धौ-धौ करके पंचायत चुनावों का जो मुहूर्त बन रहा था, वो भी अब लंबे समय के लिए टल सकता है। धामी सरकार भी कमाल है। प्रचार में करोड़ों रुपए फूंक देने के बाद धाकड़ छवि गढ़ने की कोशिश तो करती है, लेकिन फैसले लेने के मामले में धाकड़पन हकीकत में नहीं दर्शा पाती। धामी मंत्रिमंडल को ही देख लीजिए, जिसमें 5 पद खाली हैं, लेकिन जब तक दिल्ली से आदेश न हो, मजाल है कि इन्हें भरने के बारे में कोई फैसला कर सके। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री खुद ही कई मंत्रालय अपने खीसे में कुचा कर बैठे हैं और कमाल ये है कि इन मंत्रालयों से संबंधित सवाल कभी विधानसभा में पूछे नहीं जा सकते, क्योंकि इन सवालों का प्रश्नकाल में जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री जी को हर बार सोमवार का दिन आवंटित किया जाता है, लेकिन विधानसभा सत्र इतनी चकड़ैती से अरेंज किया जाता है कि उसमें कभी सोमवार आता ही नहीं। पिछले कई सालों से उत्तराखंड विधानसभा सत्र में सोमवार आया ही नहीं है। इस बार भी 16 जून को मंत्रियों के लिए प्रश्नकाल के वार आवंटित हुए, तो मुख्यमंत्री को फिर से सोमवार का ही दिन आवंटित किया गया, जो बीते कई सालों से आया ही नहीं। अब एक नज़र उन मंत्रालयों और विभागों पर भी डाल लीजिए जो इस वक्त हमारे धामी जी संभाले हुए हैं। मंत्रिपरिषद, कार्मिक एवं अखिल भारतीय सेवाओं का संस्थापन विषयक कार्य, सतर्कता, सुराज,
भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा, सचिवालय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, नियोजन, राज्य संपत्ति, सूचना, गृह, कारागार, नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड एवं अर्धसैनिक कल्याण, राजस्व, औद्योगिक विकास, खनन, औद्योगिक विकास, श्रम, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पेयजल, ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा, आयुष एवं आयुष शिक्षा, आबकारी, न्याय, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, नागरिक उड्डयन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, परिवहन, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, वित्त, वाणिज्य कर, स्टैंप एवं निबंधन, शहरी विकास, आवास, विधायी एवं संसदीय कार्य, पुनर्गठन तथा जनगणना। सोचिए, इतने सारे विभाग और मंत्रालय मुख्यमंत्री के हवाले हैं जो कभी प्रश्नकाल आने ही नहीं देते। ऐसा चमत्कार कैसे होता है, इसे समझने के लिए आप एक्स्ट्रा कवर का ये एपिसोड देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं कई महीनों से हैं और इस दौरान कई नेता दिल्ली देहरादून नापते हुए देखे भी जा रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उनकी हूणी खानी दिल्ली से ही तय होनी है। इस मामले में भाजपा नई कांग्रेस है। जैसे कांग्रेस के ज़माने में ये फैसले गांधी परिवार से होते थे, वैसे ही भाजपा के ज़माने में अब गुजराती जोड़ी ये फैसले करती है। सिर्फ मंत्रिमंडल ही नहीं, बल्कि पार्टी अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए भी मंगतिया की टक्क सी लगाकर दिल्ली की तरफ ही देखना पड़ता है। इस मामले में कांग्रेस पर भी वैसा ही बिजोग पड़ा हुआ है, जिन्हें अपना नया अध्यक्ष चुनने में कहीं ज़्यादा तत्पर होना चाहिए था, ताकि 2027 के लिए वो खुद को तैयार कर सकें। पर कांग्रेस की स्थिति कक लगान छुई और कैमा लगान छुई वाली हो चुकी है। दूसरी तरफ भाजपा अब इस मामले में भी कांग्रेस का अनुसरण करती नजर आ रही है कि उसके नेता भी आपस में ही एक दूसरे की थिचवाणी बना देने पर उतर आए हैं। प्रदेश कांग्रेस में तो सर फुटव्वल के इतने किस्से हैं कि वहां अब कार्यकर्ताओं से ज्यादा नेता हो चुके हैं, लेकिन खुद को अनुशासन वाली पार्टी कहने वाली भाजपा भी अब इसी लाइन पर है। त्रिवेंद्र रावत से लेकर मुन्ना सिंह चौहान और दिलीप रावत तक भाजपा के कई नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ इन दिनों खूब मुखर हुए हैं। इसके अलावा ताज़ा मामला विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से जुड़ा है। हाल ही में जब देश की राष्ट्रपति उत्तराखंड में थी, तो इस पूरे दौरे में विधानसभा अध्यक्ष कहीं भी नजर नहीं आई। प्रोटोकॉल के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष को उन्हें रिसीव करने से लेकर उनके कार्यक्रम में होना चाहिए था, लेकिन सरकारी सिस्टम के चुगलैर बताते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने उन्हें कोई इनविटेशन ही नहीं भेजा। विधानसभा अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से कोई आधिकारिक संवाद ही नहीं किया गया, जबकि देश के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की विजिट हो रही थी। चुगलैर तो ये भी बताते हैं कि ऐसा सिर्फ इस बार ही नहीं हुआ, बल्कि पिछले काफ़ी समय से ऐसा जानबूझ के किया जा रहा है कि दिल्ली से जब भी कोई बड़ा नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री उत्तराखंड आते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष को न्योता ही नहीं भेजा जाता और उनके नाम पर बॉग मार दी जाती है। गुटबाजी के यही लक्षण हैं जो अंततः लड़कड़ियां मौ की तर्कड़ियां दाल की पोल खोल देते हैं। बहरहाल, बीते हफ्ते योग दिवस भी मनाया गया, जिसकी तस्वीरें हर साल की तरह इस साल भी मीम बनाने वालों के लिए फंचा भर भर के कंटेंट ले आई। साल में एक दिन योग करके सभी नेताओं ने देश की जनता को बताया कि योग करना कितना फायदेमंद होता है। हमारे सीएम साहब तो योग करने समर कैपिटल गैरसैंण पहुंचे, जहां से उनकी मनमोहक तस्वीरों को वायरल करने का काम उनके आईटी सेल ने पूरी तन्मयता से किया। वैसे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कि कम से कम वो योग करने ही सही गैरसैंण गए, तो वरना गैरसैंण को पूछता ही कौन है। ले देके एक विधानसभा सत्र वहां होना भी होता है तो हमारे विधायक ठंड से ऐसे अड़गटे जाते हैं कि चिट्ठी लिखकर कह देते हैं कि गैरसैंण में बिज्जा ठंड है, इसलिए वहां नहीं जाएंगे। उत्तराखंड सिर्फ देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा राज्य होगा जहां समर कैपिटल तो है, लेकिन वहां कैपिटल जैसा कोई काम साल में एक दिन भी नहीं होता। जनता को देवतुल्य कहते हुए कितनी आसानी से बुथिया दिया जाता है कि आंदोलनकारियों के सपने को साकार करते हुए हमने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया है। प्रदेश भर में होर्डिंग टांग दिए जाते हैं और सामान्य ज्ञान की किताबों में ये बात एक प्रश्न के रूप में दर्ज हो जाती है कि उत्तराखंड की समर कैपिटल कहाँ है। बस इतने में इतिश्री हो जाती है। गैरसैंण को सिर्फ नाम के लिए ही राजधानी बनाना था, तो इससे अच्छा धामी सरकार को यह करना चाहिए था कि देहरादून का नाम ही गैरसैंण रख देते, तब ये राजधानी का टंटा भी पूरी तरह निपट जाता।
वैसे भी नाम बदलने में सरकार बहादुर माहिर है ही। ऐसी ही माहिर होती है हमारी सरकारें बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने के लिए, जैसे 6000 करोड़ की लागत से प्रस्तावित रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर। इस प्रोजेक्ट में देहरादून शहर में 26 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड नेटवर्क बनना है, जिसकी औसत ऊंचाई 15 मीटर होगी। रिस्पना और बिंदाल नदियों के रिवर बेड पर खंबे लगाकर यह एलिवेटेड रोड बनेगी। पहली नज़र में ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ध्यान खींचता है और ये भी भान कराता है कि इससे संभवतः शहर के ट्रैफिक की समस्या काफ़ी हद तक सुधर सकती है। लेकिन हाल ही में देहरादून सिटीजन फोरम ने इस मुद्दे पर एक बैठक आयोजित की, जिसमें सरकारी विभागों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए और इस प्रोजेक्ट से जुड़े कई अहम सवालों पर चर्चा हुई। इस बैठक के बाद एक मांग ये भी उठी कि प्रोजेक्ट की एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, ताकि नागरिक जागरूक होकर इसमें भागीदारी कर सकें और इसके सभी पहलुओं पर पारदर्शी तरीके से चर्चा हो सके। इस प्रोजेक्ट से जुड़ा एक अहम सवाल सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल ने यह भी उठाया कि बजाय इतने विशालकाय प्रोजेक्ट के देहरादून के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर यदि इस प्रोजेक्ट का सिर्फ 1% भी लगा दिया जाए तो स्थिति काफ़ी बेहतर हो सकती है। ये बात सही भी है कि लॉन्ग टर्म में सार्वजनिक यातायात का मजबूत होना और बेहतर होना स्थायी समाधान हो सकता है। सड़कों का चौड़ीकरण कितना भी होता जाए वो देर सबेर कम ही पड़ता जाता है। स्थायी समाधान यही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना बेहतर बनाया जाए कि लोग उस पर निर्भर हो सकें। हालांकि इसकी गुंजाइश कम ही है, क्योंकि गवर्नमेंट्स लव बिग प्रोजेक्ट्स। जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतना बड़ा कमीशन और उतना सपोर्टने की गुंजाइश। ये वैसा ही है जैसे खंडर होती कई बिल्डिंग्स आपको प्रदेश के तमाम पहाड़ी इलाकों में मिल जाएंगी, जिन्हें बनवाने के लिए सरकार रपरपी रहती है, क्योंकि निर्माण में कमीशन होता है, लेकिन उनका संचालन नहीं हो पाता। इसलिए कहीं पॉलिटेक्निक के नाम पर बनी कोई बिल्डिंग बांझा पड़ रही है तो कहीं कोई स्वास्थ्य केंद्र। लेकिन नए निर्माण जारी हैं, क्योंकि कमीशन के मीट भात में स्वाद इन्हीं से आता है। बीते हफ्ते सरकार की निर्लज्जता का एक उदाहरण इस बोर्ड के रूप में भी नजर आया, जिस पर लिखा था, यह आरक्षित वन क्षेत्र है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य या निर्माण कार्य करने पर भारतीय वन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये वही जगह है जहां कुछ दिनों पहले पेड़ काटे गए, फेंसिंग कर दी गई और गेट भी लगा दिया गया, लेकिन जब स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत की तो वन विभाग के अधिकारियों का जवाब था कि ये तो वन भूमि ही नहीं है। मामला चर्चित हो गया, तब जाकर इस मामले में कार्रवाई हुई थी, FIR दर्ज की गई थी और अब ये बोर्ड वहां थरपा दिया गया है। उत्तराखंड सरकार की हरकतें ऐसी हैं कि गजब बेइज्जती है वाला मीम भी इसकी हरकतों के आगे पानी मांगने लगता है। बीते हफ्ते एक बुरी खबर द्वारिखाल से भी आई, जहां गुलदार ने 34 साल की लता देवी को मार डाला। जंगली जानवरों के हमले पहाड़ में विकराल रूप ले रहे हैं और सरकार के पास इस दिशा में कोई रोड मैप नज़र नहीं आता। आंकड़ों पर गौर करें तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं भयावह रूप ले चुकी हैं। ये साफ साफ नज़र आता है। जनवरी 2000 से लेकर फरवरी 2025 तक प्रदेश में गुलदार के हमलों से 534 लोगों की जान जा चुकी है। सांप के काटने से 253 मौतें हुई हैं। हाथी के हमलों में 227 लोगों की मौत हुई है और बाघ के हमलों में 99 लोगों की मौत हुई है। बाघ यानी कि टाइगर, पहाड़ में अमूमन गुलदार को भी बाघ कह दिया जाता है, इसलिए ये अंतर स्पष्ट करना ज़रूरी है। इसके अलावा भालू के हमलों में 67 लोगों की मौत हुई है और अन्य जानवरों के हमलों से 49 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मोंगाबे में प्रकाशित रॉबिन चौहान की रिपोर्ट बताती है कि इसी अवधि में मृतकों के अलावा 2052 लोग गुलदार के हमलों में घायल हुए हैं और 1935 लोग भालू के हमलों में। हाथी और बाघ के हमलों में घायल होने वाले लोगों की संख्या 230 और 130 है। पहले 2 दशकों की तुलना में इस तीसरे दशक में इन घटनाओं में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। 2020 से लेकर फरवरी 2025 तक घायलों की संख्या पहले 2 दशकों की तुलना में आधी से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि अभी आधा दशक बाकी है। इस संबंध में बारामासा को अपनी आपबीती भेजते हुए धुमाकोट तहसील के नैनीडांडा ब्लॉक के रहने वाले सचिन बिष्ट ने लिखा है कि हमारे इलाके में जंगली जानवरों का ऐसा आतंक हो गया है कि लोग अब गांव आने से भी डर रहे हैं। वो लिखते हैं, हमारा इलाका कॉर्बेट नेशनल पार्क के साथ बिल्कुल सटा हुआ है। वही कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसने एक ओर रामनगर से लेकर मारचूला सल्ट को चकाचौंध कर दिया है, 5 स्टार होटल्स दिए हैं, चौड़ी सड़कें दी हैं और दूसरी तरफ सिर्फ अंधेरा। पिछले 10-15 सालों में कई परिवार ऐसे हैं
जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को जंगली जानवरों के हमले में गंवाया है। नैनीडांडा ब्लॉक के हल्दूखाल, कमनंदा और रिखणीखाल क्षेत्र तो इस परेशानी से इतना ग्रस्त हैं कि दिन प्रतिदिन लोग पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की सुविधाओं से लड़कर जो लोग पलायन नहीं भी कर रहे थे, आज वो लोग भी मजबूर हो चुके हैं। मैंने इन घटनाओं और इसके दर्द को उस दिन नज़दीक से समझा जिस दिन मैंने अपने नाना स्वर्गीय धीरज सिंह रावत को अपने सामने बाघ द्वारा मृत झाड़ी में पड़ा हुआ पाया। हर हफ्ते, हर महीने और हर साल कुछ ना कुछ घटित होता जा रहा है। अब तो स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि लोग 7 बजे के बाद घर से बाहर तक नहीं निकल रहे। चलती बाइक पर भी जानवर हमला कर देते हैं। सरकार सिर्फ मृतकों को मुआवजा देकर पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन इसके स्थायी समाधान की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए जाते। पहले ही कई तरह की आपदाओं से घिरे उत्तराखंड प्रदेश में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी एक बड़ी आपदा बन रहा है, जबकि इस आपदा से निपटा जा सकता है अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो और वन मंत्रालय पेड़ लगाने के पैसों से आईफोन खरीदने की बजाय सच में काम करे और इलेक्ट्रिक फेंसिंग या अन्य विकल्पों पर गंभीरता से विचार करे। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ ही बारामासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा। अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमनिया, पहलाग, नमस्कार।